एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हमारे शरीर में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, फालतू साल्ट, ये सारे के सारे बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा बनते हैं। इन सब में अमोनिया सबसे जहरीली होती है, बहुत टॉक्सिक होती है और इनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो पानी के साथ निकलते हैं, लेकिन पानी के साथ अगर हम सारे पदार्थों को निकालेंगे हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अमोनिया का निकालना अमोनोटेलिज्म कहलाता है और वो एनिमल जो इसको निकालते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं। ये ज़्यादातर पानी वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अमोनिया सबसे जहरीली होती है तो इसलिए वो डिफ्यूजन के द्वारा ही पानी में निकाल दी जाती है। जैसे कि फिश होती हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो गिल से सांस लेते हैं, मोलस्क वगैरह हैं, वो अमोनिया को निकालते हैं, अमोनियम आयन के रूप में वाटर में डिफ्यूज हो जाती है। और जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें किडनी होते हैं जो यूरिया को निकालते हैं। ऐसे आदमी को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूरियोटेलिक कहलाते हैं। और जो यूरिक एसिड को निकालते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, स्नेल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो तीन तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूरियोटेलिक जो यूरिया निकालें, यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड निकालें, अमोनोटेलिक जो अमोनिया निकालें। ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिज्म आपको पता होना चाहिए। तीन तरह का एक्सक्रीशन है, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक और अमोनोटेलिक। अगर हम इसको देखें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है। हायर ऑर्गेनिज्म में किडनी है, प्रोटोनेफ्रिडिया को फ्लेम सेल भी कहते हैं। ये प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल ये प्लेटिहेल्मिन्थेस में होते हैं। ये फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया, रोटिफर में, कुछ एनिलीड में, सिपेलोकॉर्डेट में। प्रोटोनेफ्रिडिया आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। ये प्रोटोनेफ्रिडिया का फंक्शन है। नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अर्थवर्म में आपने पढ़ा है अर्थवर्म को, उसमें सेप्टल नेफ्रीडिया होते हैं सेगमेंट में। नेफ्रीडिया नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में मदद करते हैं। मेलपिजन ट्यूब्यूल बहुत सारे इंसेक्ट में होते हैं, कॉकरोच में भी मेलपिजन ट्यूब्यूल होते हैं, आप पढ़ेंगे। एंटिनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड ये भी क्रस्टेशियन में होते हैं, प्रोन में होते हैं। लेकिन आदमी में मेनली जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनी होते हैं। और हमारे में दो किडनी होते हैं जिनको मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं, क्योंकि हर किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। और ये जो किडनी है यही मेनली एक्सक्रीशन का काम करते हैं। ये आदमी का एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया हुआ है। आप इस सिस्टम को ध्यान से देखें, आपने पहले भी ये देखा हुआ है, अपनी छोटी क्लासों में भी आप इसका डायग्राम बनाते हुए आए हैं। हमारे इसमें किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो किडनी है, एक लेफ्ट एक राइट। इसमें जो लेफ्ट वाला है वो थोड़ा छोटा होता है, राइट वाला थोड़ा बड़ा होता है। अब देखिए डोर्सल एरोटा की ब्रांच और इसमें वेना केवा की ब्रांच दोनों आती हैं। वेना केवा ये नीले वाली दिखाई गई, इन्फीरियर वेना केवा, ये डोर्सल एरोटा की ब्रांच है। दोनों किडनी को जाती है, लेफ्ट को भी राइट को भी। किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इससे कुछ हार्मोन निकलते हैं। जो किडनी को वेन जाते हैं उसे रीनल वेन कहते हैं। जो आर्टरी जाती है वो रीनल आर्टरी कहलाती है। इसमें यहाँ किडनी के अंदर जो दोनों जहाँ से एंटर करती है वहीं से एक बाहर की ओर यूरेटर निकलती है जिसमें कोई यूराइन बाहर निकलता है। ये यूरेटर नीचे आके एक ट्राइगोनियम में मिलती है जिसमें ये खुलती है, वो यूरिनरी ब्लेडर है। यूरिनरी ब्लेडर के अंदर यूराइन स्टोर रहता है और इससे आगे की ओर एक यूरेथ्रा चलता है जिसमें को हम यूराइन बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है मेनली। अब आदमी मेनली यूरियोटेलिक होता है। ये यूरियोटेलिक है, यहाँ यूरिकोटेलिक की जगह इसको करेंगे यूरियोटेलिक। आदमी यूरियोटेलिक है। आदमी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीटरी यूरिया है। दो मेटानेफ्रिक किडनी होते हैं आदमी में, दोनों एक साइड में होते हैं और ये ही वेस्ट निकलते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं नीचे की ओर। लोअर बैक 125 से 170 ग्राम हमारी किडनी का वेट होता है। हर किडनी डार्क रेड कलर का होता है, रेडिश ब्राउन का, बीन शेप स्ट्रक्चर है। ये लास्ट थोरेसिक और थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा के बीच में स्थित होते हैं। डोर्सल पिछली साइड में होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस में होता है। थोड़ा सा मेल में थोड़ा बड़ा होता है, फीमेल में थोड़ा सा छोटा होता है। लोअर दो पेयर ऑफ रिब्स इनकी सुरक्षा करते हैं और इनके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड होती है। दोनों साइड के किडनी में पेरिटोनियल लेयर से पीछे की ओर जुड़े होते हैं, तो इसलिए इसको रिट्रोपेरिटोनियल भी कहते हैं। कनकेव मार्जिन पेन में एक ओपनिंग है इसमें को ब्लड वेसल और ये जो यूरेटर है ये निकलती है। हम किडनी का ये सेक्शन देखें तो ये किडनी का सेक्शन है। बाहर के हिस्से को कोर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं। इसके अंदर ये यहाँ से जहाँ से ये आर्टरी और वेन और यूरेटर एंटर करते हैं इस हिस्से को हम कहते हैं हाइलम।
इसमें रीनल वेन, रीनल आर्टरी, और ये जगह अंदर की जगह जो ये चैम्बर है इसको कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस आगे जाके ये जो वेन और आर्टरी इनके टुकड़े हो जाते हैं, ब्रांचिंग हो जाती है, पूरे में फैल जाती है। इसके बाद इसमें आगे ये छोटे छोटे कॉलम बन जाते हैं, कोनिकल कॉलम, जिसे हम कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। और इसमें बहुत सारी नेफ्रॉन, अंदर एक किडनी में लगभग 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन होती हैं, और ये जहाँ से गुजरती हैं इसमें एक पेपिला होता है जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। रीनल कैलिक्स ये यूराइन निकालता है और ये कैविटी में ब्लैडर से ये बाहर आ जाती है। इस प्रकार हमारे जो ये किडनी है इनके अंदर यूराइन बनता है। किडनी के 2 पार्ट माने जाते हैं, बाहर के पार्ट को हम कोर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं। कोर्टेक्स और मेडुला हर ऑर्गन में पाए जाते हैं, ज़्यादातर बाहरी पार्ट को कोर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं। ये यहाँ से एंटर करते हैं, वो कॉनकेव पार्ट है, और किडनी के ऊपर एक कैप्सूल ढका हुआ होता है जो बाहर की ओर जो किडनी की सुरक्षा करता है। इसमें बहुत सारे मेडुला के अंदर पिरामिड होते हैं, पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर जिन्हें हम रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। यूरेटर 28 सेंटीमीटर लंबी 2 नलियां हैं जिनमें को किडनी से यूराइन निकलता रहता है, फाइलम से वे निकलती है और वह यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक छोटा सा ट्राइगोनिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूराइन इकट्ठा होता रहता है, और उसमें 2 स्पिक्टर होते हैं, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। 700 से 800 ml तक यूराइन ये इकट्ठा कर लेता है, और जब ये आधे से ज़्यादा भर जाता है, प्रेशर होता है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। यूरेथ्रा वो रास्ता है जो मस्कुलर ट्यूब है जिसमें यूराइन बाहर निकलता है। मेल में यूरेथ्रा पेनिस में खुलता है, जबकि फीमेल में यूरेथ्रा अलग होता है। मेल में ये थोड़ा लंबा होता है, फीमेल में थोड़ा छोटा होता है। मेल में 20 सेंटीमीटर के लगभग, फीमेल 2 से 3 सेंटीमीटर के। फीमेल में सेपरेट ओपनिंग है यूराइन और रिप्रोडक्शन के लिए, मेल में केवल एक ही ओपनिंग है, हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और इनमें 2 स्पिक्टर होते हैं, एक वॉलेंट्री, दूसरा इनवॉलेंट्री। हर किडनी में लगभग 1.2 के आसपास मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आप देखें, नेफ्रॉन को हम इस तरह से ये डायग्राम की आप प्रैक्टिस करेंगे। हर नेफ्रॉन में एक आर्टरी की ब्रांच आती है जिसको हम एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, और ये इसके अंदर ब्रांचिंग होकर वापस इफेरेंट आर्टेरियोल के रूप में चली जाती है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है ये ग्लोमेरुलस है जिसमें ये इसका कैपिलरी का नेटवर्क होता है, और यहाँ एक कपला एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बुमेन कैप्सूल कहते हैं। बुमेन कैप्सूल का आगे की ओर इसमें एक छोटी सी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कोइल्ड है जिसको हम कहते हैं पीसीटी या प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आगे जाके लूप ऑफ हेनले के रूप में ये यू शेप बना लेती है। इस लूप ऑफ हेनले एक यू शेप की स्ट्रक्चर है, हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर है। इसका एक साइड का हिस्सा जो नीचे को आता है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और दूसरी साइड का हिस्सा जो ऊपर को जाता है उसे कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। और इसके बाद फिर इसमें डीसीटी या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है जो कि एक डक्ट के अंदर खुलता है। उस डक्ट को हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। सारे नेफ्रॉन इसी पे जुड़े हुए हैं। ये एक नेफ्रॉन जुड़ा हुआ दिखाया हुआ है, दूसरा यहाँ जुड़ेगा, तीसरा यहाँ जुड़ेगा, इसी तरह सारे नेफ्रॉन इसी पे जुड़े हुए हैं एक किडनी वाले। और हर एक नेफ्रॉन यूराइन बनाएगा और सारे कलेक्टिंग डक्ट से होके फिर वो आगे जाके यूरेटर में चले जाते हैं, और यूरेटर फिर आगे यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती है। ये फनल लाइक स्ट्रक्चर, इसमें जो ऊपर की स्ट्रक्चर है इसको मेलपिजन बॉडी कहते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, और ये यहाँ नीचे आपको मेलपिजन बॉडी की भी स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। मेलपिजन बॉडी एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर ये मेलपिजन बॉडी है। ये यहाँ आप देखें, ये मेलपिजन बॉडी है। इसमें यहाँ से पूरी की पूरी ये जो कपलाई की स्ट्रक्चर है और इसके साथ ये जो ग्लोमेरुलस है और आगे से निकली हुई ये जो पीसीटी की ब्रांचेस, सारे को मेलपिजन बॉडी कहते हैं। यहाँ ब्लड फिल्टर होता है। इसके बाद इसमें बुमेन कैप्सूल के बाद नीचे की पीसीटी आता है। पीसीटी ये रीनल कोर्टेक्स में होता है। लूप ऑफ हेनले यू शेप की स्ट्रक्चर है, और इसमें 2 ब्रांच होती हैं, एक डीसीटी एक पीसीटी। कलेक्टिंग डक्ट में ये यूराइन इकट्ठा होता चला जाता है। हेनले का लूप ऑफ हेनले ये आगे जो यू शेप की स्ट्रक्चर है। मेलपिजन ट्यूब्यूल कार्पस्कुलर इनको किडनी में होते हैं, जबकि लूप ऑफ हेनले नीचे मेडुला में होता है। बहुत सारे ये 2 तरह के नेफ्रॉन होते हैं, एक कोर्टिकल नेफ्रॉन, एक जस्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। इन दोनों का हम पोजीशन के हिसाब से हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। जस्टा मेडुलर नेफ्रॉन वो होते हैं जो बिल्कुल इनर मार्जिन के क्लोज होते हैं और ये डीप मेडुला में जा जाते हैं, और ये वैसा रेक्टिस अटैच है। इनका जो वो लूप ऑफ हेनले होता है ये लंबा होता है। इनमें लंबा होने की वजह से ये मेडुला पार्ट में भी बहुत सारा हिस्सा होता है और कोर्टेक्स में भी।
दूसरे जिनका लूप ऑफ हैंडले छोटा होता है, जिनमें लूप ऑफ हैंडले बहुत छोटे होते हैं, तो उनका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो केवल मेडुला में बहुत कम दूरी तक जाता है, कोर्टेक्स में ज़्यादा होते हैं, इनको हम कोर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों नेफ्रॉन, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन तो प्लाज्मा वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं जब पानी कम होता है, और जो ये कोर्टिकल नेफ्रॉन है, ये कोर्टिकल नेफ्रॉन इसकी साल्ट कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। ये कोर्टिकल नेफ्रॉन कोर्टेक्स में ज़्यादा होते हैं, मेडुला में बहुत कम होते हैं, जस्टा मेडुलरी मेडुला में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ब्लड सप्लाई रीनल आर्टरी से इसमें ब्लड आता है, और ये वापस इससे जो ब्लड लाती है उसको हम एफेरेंट आर्टरी कहते हैं, और ये वापस ले जाती है वो इफेरेंट होती है जो बाद में से इससे एब्जॉर्ब करके ले जाती है, और इसके चारों ओर ये कैपिलरी का नेटवर्क बनाते हैं। आप देखें इसमें ये इस तरह से कैपिलरी का नेटवर्क बना हुआ है, और इस नेटवर्क को जो इसके लूप हेनले लूप के चारों ये नेटवर्क होता है, इसको हम कहते हैं वेसर एक्टी। और ये वेसर एक्टी सारे इसके अंदर वेस्ट मटेरियल जो भी चीज़ फालतू है उसको एब्जॉर्ब करके फिर से ब्लड में ले जाते हैं। इसको फंक्शन में जिक्र करेंगे। ये कोर्टिकल नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दिखाई, ये छोटे होते हैं, और ये जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। देखो आप ये नीचे ये हिस्सा मेडुला वाला हिस्सा इसमें थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखाया है, कोर्टेक्स वाला थोड़ा लाइट कलर में दिखाया है, ये हिस्सा कोर्टेक्स का है, तो इसका सारा हिस्सा कोर्टेक्स में है, मेडुला में इसका हिस्सा बहुत कम है। इसका दूसरे वाले का जस्टा मेडुलरी का मेडुला में बहुत सारा हिस्सा है। आप देखें ये इसकी जो ये लूप ऑफ हैंडले ज़्यादातर मेडुला में आया हुआ है, तो इसलिए इसको हम जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, और इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दोनों की स्ट्रक्चर दिखाई, आपकी बुक में ये स्ट्रक्चर नहीं है, आप इसमें ध्यान से देखें। कोर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन दोनों अलग अलग हैं। अब हम बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। यूराइन कैसे बनता है? सबसे पहले ब्लड यहाँ से आता है, इसमें से जो ऊपर ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्टेरियल ब्लड लाती है, और वो ब्लड प्रेशर से इसमें छनता है नेफ्रॉन, इसमें बोमेन कैप्सूल के अंदर। तो जब ये ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर बहुत हाई प्रेशर से आता है, इसमें 3 लेयर होती है, एंडोथीलियम ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की, एंडोथीलियम बोमेन कैप्सूल की, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीनों लेयर में एपिथेलियल सेल बोमेन कैप्सूल को पोडोसाइट कहते हैं, वो ऑरेंज है, उनमें छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, और प्रेशर से वहाँ पे ब्लड छनता है, इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बड़ा फास्ट होता है, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड छनता है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये बड़ा फास्ट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड छन। इसमें आपको दिखाया हुआ है यहाँ जो प्रेशर दिखाया है, ये 300 प्रेशर से ये यहाँ ब्लड आता है, यहाँ से यहाँ ये इस तरह से इस रास्ते से ये सारा का सारा फिल्ट्रेशन प्लाज्मा का जो फिल्ट्रेशन है वो इस तरह से आता है, इसकी ह्यूमिडिटी बढ़ती चली जाती है। ये यहाँ ये लूप ऑफ हैंडले दिखाया हुआ है, और इस तरह से ये गाढ़ा होता चला जाता है, और ये यहाँ जाके कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाता है। इसमें देखिए इसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो डिसेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब में साल्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इस तरह से यहाँ कुछ सेक्रेशन हो जाता है। इसमें इस तरह से ये आपका फॉर्मेशन ऑफ यूराइन इसमें दिखाया हुआ है। लगभग 125 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से इसमें फिल्ट्रेट बनता है। 180 लीटर पर डे के हिसाब से ये छन जाता है, लेकिन ये 180 पर लीटर के हिसाब में से मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें अगर हम बात करें, एफरेंट आर्टरी थोड़ी मोटी होती है, जिसकी वजह से वहाँ प्रेशर 75 मिलीमीटर Hg के आसपास होता है, क्योंकि मोटी से जब पतली में ब्लड जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जिससे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये वहाँ बहुत हाई प्रेशर होने की वजह से ये फिल्ट्रेशन हो जाता है। फिल्ट्रेशन में कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी फिल्टर हो जाते हैं। 1100 से 2000 लीटर ब्लड किडनी को डेली जाता है, और 125 मिलीलीटर पर मिनट छन के बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारे किडनी में ये दोनों तरह के JGA जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, और दूसरा हमारा था कोर्टिकल नेफ्रॉन, दोनों ही नेफ्रॉन ये तेज़ी से इसको ब्लड को छानते हैं, और छानने के बाद ये ब्लड आगे इसके PCT में आ जाता है। PCT में कुछ यूजफुल सब्सटेंस, क्योंकि प्रेशर से छना है तो यूजफुल सब्सटेंस भी छन जाते हैं, तो यहाँ फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है, इसको कहते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। PCT में भी एब्जॉर्प्शन होता है डी, और उसके बाद DCT में भी थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन मेन एब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हैंडले में होता है। तो 180 लीटर के आसपास तो रोज़ निकलता है, छनता है, लेकिन 1.5 लीटर के आसपास यूराइन बनता है, बाकी सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। 178.5 के आसपास ये डेली एब्जॉर्ब कर लेता है, इतना वाटर, और इसका फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब हो जाता है। और इस फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब फिल्ट्रेट में कुछ काम की चीज़ें, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम एक्सेट्रा, ये भी एक्टिवली निकल जाते हैं, लेकिन ये पैसिव और एक्टिव दोनों प्रोसेस के द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे PCT में, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में। इसमें ही दोनों एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और एब्जॉर्ब होने के बाद फिर इसमें ये जब DCT में जाएगा, डिस्टल कन्वर्ट ट्यूब्यूल जाएगा, उसमें कुछ पदार्थ सेक्रेट हो जाएंगे यूराइन फॉर्मेशन में, जो इसके आयनिक बैलेंस बनाने में मदद करेंगे। इसमें रेगुलेशन कैसे हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसके लिए
एक तो मायोजेनिक मैकेनिज्म है जो मसल से कंट्रोल होती है, जो अपेरेंट आर्टिकल के डायमीटर को कम ज़्यादा कर देती है, जिसके द्वारा इसमें कम और ज़्यादा मटेरियल आना शुरू हो जाता है। जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस भी इसको कंट्रोल करता है। जब इसमें जस्टा ग्लोमेरुलर में से फिल्ट्रेट जाता है तो उससे वो ब्लड प्रेशर को मॉड्यूलेट करती है, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती है। ट्यूबल में रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। लूबोफेनले में क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम और क्लोराइड एक्सेस आयन एब्जॉर्ब हो जाते हैं और थोड़ी मात्रा में यूरिया भी एब्जॉर्ब हो जाता है। डीसीटी में वाटर, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो डीसीटी है उसमें थोड़ा सा अमोनिया, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन सेक्रेट हो जाते हैं। कुछ वेस्ट मटेरियल भी सेक्रेट हो जाते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग है। ट्यूबुलर सेक्रेशन फिश में और एम्फीबिया में मेन है, क्योंकि उनमें जो लूपोफेनले बहुत छोटा होता है। अब आते हैं ट्यूबुल के। पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में क्यूबोइडल ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम हो जाता है जो सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट को लगभग एब्जॉर्ब कर लेता है। पीसीटी पीएच बनाने में, मेंटेन करने में, ऑस्मोटिक बैलेंस में, आयनिक बैलेंस में मदद करता है और इसमें से बाइकार्बोनेट आयन इसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है। हेनले लूप में रीएब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। इसमें केवल मेनली वाटर का एब्जॉर्ब होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में साल्ट का एब्जॉर्ब होता है। मेन एब्जॉर्ब पीसीटी में हो जाता है यूजफुल सब्सटेंस का। और इसमें दोनों लिम्ब में, क्योंकि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर के लिए परमेबल है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल है, जबकि असेंडिंग वाटर के लिए इम्परमेबल है और ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है। दोनों की परमेबिलिटी अलग अलग है, इसमें दिखाया हुआ है। देखो इसमें यहाँ NaCl के लिए ये लगभग इम्परमेबल, NaCl इसमें से, इसमें जो इसका असेंडिंग लिम्ब है उसमें NaCl ये निकलता है और इसमें पानी। इस तरह से ये इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। इसकी कंसंट्रेशन यहाँ यूराइन की कंसंट्रेशन, इसमें जो फिल्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन को ये फिल्ट्रेशन मेंटेन करता है। कुछ पदार्थ इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद पहले पानी एब्जॉर्ब होता है, फिर साल्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। यूजफुल सब्सटेंस पीसीटी में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन है, ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी में कितने ये आयन है, कितना हमारी बॉडी में वाटर है। वास्तव में इसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू दी कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड। ये हमारे ब्लड के अंदर जो पदार्थ ज़्यादा होता है वो कम एब्जॉर्ब होता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन है। इसकी कंसंट्रेशन बदलती रहती है। ग्रेनिन आगे आएगा कंट्रोल मैकेनिज्म में। जब हमारे शरीर में पानी ज़्यादा होता है तो यूराइन पतला हो जाता है, जब पानी कम होता है तो यूराइन गाढ़ा हो जाता है। इसके अमाउंट को भी ये कंट्रोल करते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ये रीएब्जॉर्ब हो जाती है इसमें, उसी हिसाब से हमारे शरीर में, ताकि पानी की कमी ना हो, ये उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद इसमें यहाँ जो पदार्थ एब्जॉर्ब होते हैं ये एब्जॉर्ब होने के बाद अब इसकी ऑस्मोलिटी में चेंज आ जाता है उस हिसाब से। अब ये कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट कैसे होता है, इसके लिए हमारी कंडीशन है, इसमें एक काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। हेनले लूप में आप देखें, यहाँ से ऊपर से नीचे फिल्ट्रेट आएगा, इधर से नीचे से ऊपर जाएगा। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का जो एपिथेलियम है, इसमें दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ये एक काउंटर करंट मैकेनिज्म है हेनले लूप का। इसके बाद इसके चारों ओर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो वेसर एक्टी आई है, वो भी अलग ये दोनों तरफ से आती है। इसको यू शेप में इसको घेरती है। तो एक में ये लेफ्ट टू राइट बहता है ब्लड, एक में राइट टू लेफ्ट, इसलिए ये दोनों में ये वेसर एक्टी का काउंटर करंट मैकेनिज्म है। काउंटर करंट मैकेनिज्म में जब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन बहता है तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। इसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म में ये जो फ्लो है ये मटेरियल का, ये मटेरियल दोनों एक्टिव पैसिवली कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है किडनी के फंक्शन कैसे कंट्रोल होते हैं। किडनी के फंक्शन कंट्रोल करने के लिए हम कैसे रेगुलेट करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ, एक तो ADH हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये आपका नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दी हुई है। ये कोर्टेक्स में ये हिस्सा होता है, मेडुला में नीचे वाला हिस्सा होता है। यहाँ से ये बाइकार्बोनेट आयन और नमक, वाटर, न्यूट्रिएंट, पोटेशियम, अमोनिया एब्जॉर्ब हो गए ये पीसीटी में। फिर इसके बाद ये आया हमारा डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर और असेंडिंग लिम्ब में NaCl, और इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसमें कुछ पदार्थ इसके बाहर आ जाते हैं, कुछ इसके अंदर डाल दिए जाते हैं जो डीसीटी है, और इस प्रकार एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। ये इसकी जनरल रीएब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म दिखाई हुई है। ओस्मो रिसेप्टर हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम चेंज होने से एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये यूराइन की आयनिक और मोलर कंसंट्रेशन चेंज करते रहते हैं। एक ADH हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है ये। और ये जो जब ये
वाटर रीएब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में ये कंट्रोल करता है। जब एडीएच की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर में वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, इसकी कमी से हमारे यूराइन में से वाटर ज़्यादा निकलता है। तो इस तरह से ये एडीएच ये कंप्लीट फीडबैक को कंट्रोल करता है। एडीएच किडनी के फंक्शन को अफेक्ट करता है, ये कंस्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड वेसल को, जिसके द्वारा ये आसानी से हमारा यूराइन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। दूसरा है रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये जस्टाग्लोमेरुलर सेल किडनी में रेनिन निकालती है, जो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है जो हमारे ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, नैरो कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इससे फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा मात्रा में यूराइन बनता है। तो इस तरह से ये यूराइन ज़्यादा बनने की वजह से फिर ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम का एब्जॉर्प्शन करता है और पानी का कम एब्जॉर्प्शन करता है, जिससे कि हमारे यूराइन पतला हो जाता है। इस प्रकार हमारे यूराइन के अमाउंट को 2 हार्मोन कंट्रोल करते हैं। एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन और दूसरा हार्मोन है ये जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकला था वो एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रोसिन। जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तब भी यूराइन का फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। एक हमारे इसमें एएनएफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है जो इसको डायलेशन कर देता है ब्लड वेसल को, इस प्रकार से ब्लड प्रेशर घटा देता है, जिससे हमारा यूराइन कम बनता है। मिक्सचुरेशन या कंडक्शन ऑफ यूराइन। हम यूराइन कैसे निकालते हैं? यूराइन सेक्रेशन के लिए हमारे जब ब्लैडर में जब यूराइन इकट्ठा हो जाता है और ब्लैडर आते ज़्यादा भर जाता है तो उसकी वाल पे प्रेशर पड़ता है। वाल पे जब प्रेशर पड़ता है तो ये प्रेशर से इसका जो अंदर वाला वाल है वो वाल खुल जाता है और हमें एक अर्ज होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज आता है, ये सिग्नल जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ये हमें इनिशिएट हो जाता है यूराइन का, हमें एक अर्ज होती है और जिसकी वजह से हमें यूराइन के लिए हम सोचते हैं। लेकिन जब हम यूराइन के लिए जाते हैं तब हमारा जो एक्सटर्नल इंस्पेक्टर है वो तब खुलता है और तभी हम यूराइन का एक्सक्रीशन करते हैं जब हम चाहते हैं। वो हमारे वॉलेंट्री इंस्पेक्टर हैं, जो बाहर वाला है वॉलेंट्री, अंदर वाला इनवॉलेंट्री है। तो इस तरह से हम इसको, जब वो वाल खुल जाता है उसमें से कंटिन्यूस यूराइन बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ये प्रोसेस है मिक्सचुरेशन। यूराइन निकालने को मिक्सचुरेशन कहते हैं। जनरली एक आदमी 1.5 लीटर यूराइन डेली निकालता है और ये एवरेज में 25 से 30 ग्राम यूरिया हम रोज़ निकालते हैं। जो हमने नाइट्रोजन वेस्ट खाए हैं उनसे ये यूरिया बनता है। यूरिया हमारी बॉडी में लीवर में बनता है, जो ब्लड में आ जाता है और इस तरह से लगातार वो छनता रहता है हमारे इसमें। तो इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जैसे कई बार एक जेनेटिक डिजीज है फिनाइल कीटोन यूरिया, कीटोन बॉडी भी ब्लड यूराइन में आ सकती हैं। कई बार कोई डिफेक्ट है तो ग्लूकोज भी आ सकता है। तो ये ऐसे पदार्थ हैं, किसी के किडनी में डिफेक्ट है, किडनी में जख्म है तो उसमें ब्लड कार्पस्कल्स भी आ जाती हैं। ये यूराइन के टेस्ट से पता लग जाता है कि हमारे यूराइन में कौन सा एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट हमारे यूराइन में आया है। ये सारी की सारी चीज़ें हम टेस्ट करके क्लिनिकल डायग्नोसिस से हमें पता लग जाता है कि इसके यूराइन में क्या प्रॉब्लम है, इसके कौन सा ऑर्गन डिफेक्ट है। इससे डायग्नोसिस के लिए हम टेस्ट करवा लेते हैं। इसके बाद आता है दूसरे ऑर्गन। कुछ ऑर्गन ऐसे भी हैं जैसे कि लंग्स हैं, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा निकालते रहते हैं। रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो लंग्स के द्वारा निकालती है, जो कि हम रेस्पिरेशन में निकालते हैं। इसके पसीने में भी काफ़ी मात्रा में कुछ लैक्टिक एसिड, कुछ वाटर और थोड़ी बहुत मात्रा में साल्ट भी फालतू हमारे शरीर से लगातार निकलते रहते हैं। इस प्रकार से हम ये कंटिन्यूस सेक्रेशन करते रहते हैं। तो हमारी बॉडी में स्किन और इसके अलावा जो लंग्स और किडनी की हमारे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये सेक्रेशन कंटिन्यूसली हमारी बॉडी से निकलता रहता है। ये अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी के। लीवर भी कुछ वेस्ट पदार्थों को निकलता है, बाइल पिगमेंट के रूप में निकालता है, कुछ बाइल साल्ट के रूप में निकालता है, कुछ बाइल रुबिन वगैरह निकालते हैं। तो लीवर भी हमारी बॉडी का एक माइनर एक्सक्रीटरी पार्ट माना जाता है। तो हमारे अंदर इस प्रकार बहुत सारे वेस्ट मटेरियल, लीवर हमारे शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड भी मानी जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर है। सबसे पहले किडनी डिफेक्ट में यूरीमिया हो जाता है। जब अगर हमारे किडनी में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, किडनी ठीक से काम नहीं करेंगे तो यूरिया किडनी ब्लड में बढ़ जाता है। ये बीमारी है यूरीमिया। यूरीमिया वाले आदमी का डायलिसिस किया जाता है, जिसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। इसमें आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा उसका फिल्ट्रेशन कराया जाता है। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें ब्लड को आर्टिफिशियल छाना जाता है। जब ब्लड आर्टिफिशियली हम किसी मशीन के द्वारा ब्लड को छानेंगे तो उसमें से यूरिया बाहर निकल जाता है और हमारा ब्लड साफ हो जाता है। लेकिन ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता। परमानेंट ट्रीटमेंट इसका है कि आप कोई
डोनेट करके दूसरा किडनी आप उसका ट्रांसप्लांट करवा लें। रीनल फेलियर में ये स्थिति आती है जब हमारा किडनी ठीक से काम नहीं करता, किडनी खराब हो जाता है। जनरली शराब पीने वालों का किडनी खराब होता है, जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें किडनी खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये हम ट्रांसप्लांट किडनी लेते हैं। ट्रांसप्लांट किडनी इसका परमानेंट इलाज है, लेकिन ट्रांसप्लांट किडनी लेने में भी एक दिक्कत आती है, हमें इम्यूनोसप्रेंट देने पड़ते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है। इसके अलावा रीनल कैलिकुली में होते हैं, किडनी के अंदर पथरी बन जाती है, कुछ स्टोन बन जाते हैं जिनको पथरी कहते हैं कॉमन भाषा में। ये साल्ट के क्रिस्टल होते हैं, ऑक्जिलेट के हो सकते हैं, कैल्शियम के हो सकते हैं, या किसी दूसरे पदार्थ के हो सकते हैं। ये किडनी में बन जाते हैं जो हमारे यूराइन फ्लो को रोकते हैं। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाता है जब हमारा ग्लोमेरुलर किडनी में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से किडनी में पेन रहनी शुरू हो जाती है जिससे एक्सक्रीशन में दिक्कत आती है। इसके अलावा कई बार किसी हमारे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से या किसी और से यूराइन ज़्यादा आता है, या डायबिटीज़ मेलिटस में यूराइन ज़्यादा आता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में ये डायबिटीज़ मेलिटस में ग्लूकोज हमारे यूराइन में आता है जिसको शुगर कहते हैं, और डायबिटीज़ मेलिटस इंसिपिडस में पानी यूराइन का सेक्रेशन ज़्यादा होता है जो एक हार्मोन की बीमारी है, एल्डोस्टेरोन की। इसके बाद एनिमल्स की अगर हम बात करें, ओस्मो कन्फर्मर वे एनिमल होते हैं जो एक्टिवली ऑस्मोटिक कंडीशन को कंट्रोल करते हैं, अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाते, और दूसरे ओस्मो रेगुलेटर होते हैं जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। फ्रेश वाटर में भी वाटर सोल्यूट का कंट्रोल होता है, लेकिन इसके ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे मैरीन ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं वो पानी पीते रहते हैं जिससे उनके शरीर में साल्ट की मात्रा बढ़ती रहती है, और वो उनको ज़्यादा मात्रा में उनको सेक्रेशन करना पड़ता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में इसी तरह से वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जनरली कंसनट्रेट यूराइन निकालते हैं, जो पानी बिल्कुल नहीं पीते, जैसे बर्ड वगैरह हैं, तो वे यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके निकालते हैं। एक्सक्रीटिव सब्सटेंस हमने पहले ले लिए, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड एक्सक्रीटिव सब्सटेंस होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो दो तरह का एक्सक्रीशन करते हैं, टैडपोल और एक्विटिन अमोनिया और यूरिया दोनों चीज़ें निकालते हैं, तो इनको डुअल एक्सक्रीशन कहते हैं। एनिमल्स में अलग अलग एक्सक्रीटिव ऑर्गन है, ये भी हमने पहले ले लिए, इसका जिक्र हमने पहले कर लिया। इनका सारों का एंटीनल ग्लैंड वगैरह इन सब का काउंटर कट मैकेनिज्म में पहले कर चुके। वैसे एक्टिव ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। यूराइन में क्या क्या होता है, यूराइन में ज़्यादातर तो वाटर होता है। यूराइन की जो pH 5 से 8 के बीच होती है, और ये 6 इसकी नॉर्मल pH मानी जाती है। इसमें 95% वाटर होता है, और इसकी डेंसिटी 1.015 के आसपास होती है। इसमें यूरोक्रोम की वजह से इसका रंग पीला होता है। इसमें बहुत सारे साल्ट, वाटर, थोड़ी बहुत मात्रा में नमक, और इसके अलावा कुछ दवाई और कुछ पदार्थ, वो उसकी बात होती है कि जो हमने खाया है, हमने क्या खाया, उसका भी हिसाब से यह इसमें वो चीज़ें निकलती हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल, बहुत सारे कुछ विटामिन भी इसके अंदर होते हैं, कुछ एबनॉर्मल इसमें कंस्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं, कीटोन हो सकती है, ग्लूकोज हो सकती है इसमें, और ADH इसको कंट्रोल करता है, और जस्टाग्लोमेरुलर एब्सेस से हमारे यूरानिक कंसंट्रेशन कंट्रोल करते हैं। ये फिगर दिखाई है डायलिसिस की। डायलिसिस में ऐसे एक डायलिजिंग फ्लूइड को लेते हैं, और डायलिजिंग फ्लूइड इसके ब्लड लेके उस ब्लड को इस मशीन में से गुजारते हैं, और इसमें ये डायलिसिस हो जाती है, और फिर वो ब्लड वापस बॉडी में डाल देते हैं। इस प्रकार डायलिसिस करते हैं। एट्यूनेटेड फैक्टर भी कंट्रोल करता है। रीनल फेलियर हो जाते हैं, हम दूसरे का ट्रांसप्लांट किडनी यूज करते हैं, या डायलिसिस टेक्निक करते हैं। ओस्मो रेगुलेशन है, कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना, इस सब में ओस्मो रेगुलेशन होता है। हमारी स्किन भी स्वीट के रूप में बहुत सारे पदार्थों को कंट्रोल करते हैं। ये हमारा एक्सक्रीशन का चैप्टर था, इसको आप एक बार ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। ये बड़ा फास्ट मैंने किया है ताकि आप खुद समझ के बार बार इसको पढ़ लेंगे।